So good morning all of you. So previous class में हमने क्या पढ़ा था? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? हाँ, एटीपी डायरेक्ट सिंथेसाइज हो जाते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ ईटीसी. उसमें 3 एंजाइम्स होते हैं. कौन कौन से? बिस फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज एंड स्यूसिनाइड थायोकाइनेज. ठीक है. देन रिडॉक्स पोटेंशियल लो नेगेटिव टू पॉजिटिव. देन हाई एनर्जी कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. देन ईटीसी में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 5. सो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? NADH डिहाइड्रोजिनेज कोएंजाइम Q रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स. देन सेकेंड कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज साइटोक्रोम Q रिडक्टेज. देन कॉम्प्लेक्स 3 कौन सा होता है? साइटोक्रोम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज. देन कॉम्प्लेक्स 4 होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. एंड लास्ट होता है आपका एटीपी सिंथेज. सो जो रिएक्शन NADH प्रोड्यूस कर रही है वो रिड्यूस होके क्या बनाएगा? NAD. देन फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा आपका FMN में. देन फिर आयरन सल्फेट कॉम्प्लेक्स, देन साइटोक्रोम Q. फिर उस सेकेंड कॉम्प्लेक्स में स्यूसिनेट से बनेगा फ्यूमरेट. देन FADH2 से FAD, देन FES रिड्यूस होगा, देन साइटोक्रोम Q. देन थर्ड कॉम्प्लेक्स में दोनों जो है कॉम्प्लेक्स 1 क्लास, देन साइटोक्रोम Q जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसमें? FES कॉम्प्लेक्स में, थर्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर. देन FES से साइटोक्रोम B, देन साइटोक्रोम C1 एंड देन साइटोक्रोम C. उसके बाद साइटोक्रोम C से आपको किसमें मिलेगा? साइटोक्रोम A3. एंड फिर बाद में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड होके क्या बनाएगा? वाटर. तो ये आपके 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं. देन जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 7.3 किलोग्राम पर मोल. ठीक है. यदि इतनी ही एनर्जी मिलेगी तो ही एडीपी से एटीपी सिंथेसाइज होगा. एंड इन सिर्फ 3 रिएक्शन में क्यों प्रोटॉन? क्योंकि इसमें गिव्स एनर्जी ज्यादा है. जब ऑक्सीडेशन हो रहा है FMN2 का, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है साइटोक्रोम B का, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का. इन्हीं 3 रिएक्शन में जो एनर्जी लेवल है वो ज्यादा है, गिव्स एनर्जी से, इसलिए ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन रिएक्शन में. अब एटीपी जो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ NADH, इसमें 2.5 एटीपी जनरेट होते हैं. तो इसी के कारण जब हम रिएक्शन लिखते हैं ना कि कितने भी एटीपी जनरेट हो रहे हैं, वो ईटीसी के कारण ही लिखते हैं. जब एक NADH ऑक्सीडाइज होगा तो 2.5 एटीपी जनरेट होंगे. जब FADH होगा तो 1.5. एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो 32 एटीपी जनरेट होंगे. एसिटाइल कोएंजाइम 10 एटीपी जनरेट करेगा. एंड पामिटेट विच इज अ फैटी एसिड जनरेट 106 एटीपी. अब कीमोऑस्मोटिक थ्योरी क्या होती है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट होता है बाय द हेल्प ऑफ प्रोटॉन, और इसी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के कारण एटीपी का सिंथेसिस होता है. इसमें 2 थ्योरी है, एक तो केमिकल रिएक्शन और दूसरा ऑस्मोसिस. केमिकल रिएक्शन मींस ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन मेम्ब्रेन के थ्रू, और जब ये आपके मेम्ब्रेन में मूव करेंगे तो जिसके कारण जो एटीपी सिंथेसिस होगा उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक रिएक्शन. तो इसमें 2 रिएक्शन है, एक तो केमिकल रिएक्शन, दूसरा ऑस्मोसिस रिएक्शन, जिसमें पार्टिकल जो है, प्रोटॉन जो है वो इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन में जा रहे हैं. ठीक है. सो इस तरीके से आपके प्रोटॉन जब मूव करेंगे, फिर जो आपका 5th
कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा, H+ ग्रेडियंट ज्यादा हो जाएंगे। तो ये आपका एटीपी सिंथेस प्रोसेस को मूव करेगा एंड इसके कारण फिर एडीपी से आपका एटीपी का सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो जब आपका प्रोटॉन मैट्रिक्स से इंटरस्पेस में जाएगा तो क्या होगा, H+ आयन कम हो जाएंगे तो पीएच क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर H+ आयन हो जाएंगे तो पीएच इंक्रीज हो जाएगी एंड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या होगा, H+ आयन के कारण पीएच लो हो जाएगी। अब वो क्या करेगा, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेगा, उसका रोटेशन कराएगा और एडीपी से एटीपी का सिंथेसिस होगा। ठीक है, सो एटीपी सिंथेस जो होता है ये प्रोटॉन मेटिव मोटर पंप डिवाइस होता है जो कि पूरे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में असेंबल्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके का ये मोटर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, जिसमें इसके 3 पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है F0 पार्टिकल और एक होता है F1। तो जो F0 है ये जैसे ही प्रोटॉन आते हैं तो ये मूव करता है एंड इसमें जो F1 पार्टिकल्स होते हैं उसमें अल्फा यूनिट, बीटा एंड गामा यूनिट होती है। ठीक है, तो जब C मूव करता है तो ये अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है जिसके कारण एडीपी से एटीपी बनता है। इसमें 3 यूनिट होती हैं इसकी F1 की, एक होता है 0 मीन्स ओपन कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है L मीन्स लूज कन्फर्मेशन, एक होती है T मीन्स टाइट कन्फर्मेशन। तो जैसे ही एटीपी सिंथेस लूज कन्फर्मेशन में है तो उसमें एडीपी ज्वाइन नहीं करेगा, ओपन में है तो, और फिर उसके बाद आती है लूज, तो उसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं होती क्योंकि वो लूजली अटैच है। फिर उसके बाद टाइट आती है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा होता है, कन्फर्मेशन और कैटालिस्ट एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो जैसे ही वो टाइट से बाइंड करेगा तो एडीपी से क्या बन जाएगा, एटीपी। ठीक है, तो इस तरीके से इसलिए हमारे जो आपका प्रोटॉन पंप का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। यदि यहाँ पे प्रोटॉन नहीं आएंगे तो ये सिंथेस मूव नहीं करेगा और एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा। तो इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप करना बहुत जरूरी है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, तो ये इसके कंफर्मेशन है, ओपन जहां पे ये एंजाइमेटिक एक्शन नहीं शो कर रहा, ये सिंथेस का स्ट्रक्चर है। देन फिर आपका लूज कंफर्मेशन से एडीपी बाइंड कर जाएगा, फिर उसके बाद जब वो टाइट फॉर्मेशन में आ जाएगा जब एटीपी से एटीपी का सिंथेसिस होगा। ठीक है, और हम कैसे पता लगाते हैं कि NADH से सिर्फ 2.5 एटीपी, इससे PQ रेशो से, मीन्स जैसे ही एक ऑक्सीजन बाइंड करती है तो कितने फास्फोरस कंपाउंड एटीपी में ऐड होते हैं, उससे हम बताते हैं कि ये मॉलिक्यूल इतने एटीपी जनरेट करेगा। तो दिस इज फास्फोरस टू ऑक्सीजन रेशो, मीन्स on the consumption of oxygen how much amount of phosphate group is incorporated in ATP। तो पुरानी बुक्स में अभी तो 3 कहीं पे भी नहीं लिखा जाता, पहले था कि NADPH 3 करता है लेकिन रिसेंट में 2.5 ही है, तो आपको 2.5 ही लिखना है। एंड FAD जो है वो 1.5 ATP जनरेट करता है बिकॉज ऑफ द PQ रेशो, मीन्स ऑक्सीजन टू फॉस्फोरस रेशो। अब आपके इनहिबिटर्स में भी अलग से क्वेश्चन आता है, यदि आपका इनहिबिटर्स ऑफ ETC पूछेंगे तो भी आप ये बताएंगे, एंड इनहिबिटर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पूछेंगे तो भी आप बताएंगे। ठीक है, और यदि आपके एग्जाम में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ाया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सिर्फ वो बताएंगे जिसमें 20 में आप उसका डायग्राम बता देंगे ETC का, देन फिर आप ATP का सिंथेसिस बताएंगे। ठीक है, और यदि आपका पूरा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन पूछा गया है तो आप ETC भी बताएंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बताएंगे। ठीक है, एंड अनकपलर्स पे अलग से क्वेश्चन आता है। तो जो साइट 1 है उसके इनहिबिटर्स हैं एल्काइल ग्वानाइन, हाइपोटेंसिव ड्रग, बार्बिट्रेट्स, क्लोरप्रोमाजीन, ट्रांसक्यूलर्स, तो ये आपके साइट 1 के इनहिबिटर्स हैं। देन कॉम्प्लेक्स 2 के होते हैं कार्बोक्सिन, देन 3 के बैल जो कि एज अ एंटीडोट यूज करता है, देन एक्टिन मायोसिन 1, देन कॉम्प्लेक्स 4 के इनहिबिटर्स होते हैं साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अजाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड साइड बिटवीन स्यूसिनेट डिहाइड्रोजनेज टू कोएंजाइम क्यू इनहिबिट करता है कार्बोक्सिन एंड मेलेनोइड। मेलेनोइड इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ स्यूसिनाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, एंड
कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट करते हैं, जैसे कि एक्टाइलोसाइड, ओलिगोमाइसिन एंड आइनोफोर्स। आइनोफोर्स का एग्जांपल है वेलिकिनोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक ड्रग्स है। देन ये अनकपलर्स के एग्जांपल है जो कि अनकपल कर देते हैं आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को, जैसे कि 2,4-DNP, 2,4-DNC एंड CCP। एंड कुछ फिजियोलॉजिकल इनकपलर्स होते हैं जैसे कि थायरोक्सिन एंड थायरोजेनिन। थायरोजेनिन आपका ब्राउन टिश्यूज में मिलता है जो ज्यादातर बेबीज में प्रेजेंट होता है। सो अनकपलर्स में आप, यदि आपसे अनकपलर्स पूछे जाएंगे तो आप इसमें ये लिखेंगे। अब अनकपल्स क्या करते हैं, ये अनकपल कर देते हैं ETC को। ये क्या करते हैं, पहला तो ये जो है ये आपके हाइड्रोफोबिक नेचर होते हैं, तो ये लिपिड में मेम्ब्रेन में सॉल्युबल हो जाते हैं, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को अफेक्ट कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, क्योंकि ये सारे अनकपलर्स जो होते हैं ये डिसोसिएबल होते हैं थ्रूआउट द मेम्ब्रेन, सो ये वापस से जो मैट्रिक्स का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप हुआ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, उसको बैलेंस कर देते हैं। तो पीएच जो है वो, जो मैट्रिक्स में पीएच इंक्रीज हुआ था उसको वो डिक्रीज कर देते हैं। सो इसलिए जो है आपका एटीपी जो है सिंथेसाइज नहीं हो पाता। सो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि एटीपी सिंथेसाइज नहीं हो रहा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट डिस्टर्ब होगा तो पीएच ऑल्सो अफेक्ट हो जाएगी। सो एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। सेम इन द केस ऑफ थर्मोजेनिन जो कि आपका ब्राउन टिश्यू में प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिकली इन द चिल्ड्रंस मिलता है। ये भी क्या करते हैं, आपकी जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसकी परमिलिबिलिटी बढ़ा देते हैं, जिसके कारण पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब H+ आयन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं रहेंगे तो एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा। सो एनर्जी आपके हीट के फॉर्म में रिलीज होगी। देन आइनोफोर्स में आते हैं, एक तो मोबाइल कैरियर और दूसरा होता है चैनल फॉर्मर। मोबाइल कैरियर मींस वेलिकिनोमाइसिन होती है, ये H+ आयन का मूवमेंट कराती है, तो जिसके कारण क्या होता है, पॉजिटिव आयन जो होते हैं आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में वो डिक्रीज हो जाते हैं, तो जिसके कारण ये अफेक्ट कर देती है आपकी ETC को। देन चैनल फॉर्मर्स में होते हैं ग्रामिसिडीन। सो ये आपके ओवरऑल इनहिबिटर्स हैं आपके ETC के एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के। अब इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को ऑक्सफोर्ड डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डैमेज हो जाता है, तो यदि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डैमेज हो गया तो उसके कारण ऑक्सफोर्ड डिजीज हो जाती है, जिसमें अलग अलग डिजीज आती है, जैसे कि लोहान मींस लेबर हेरिडिटी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। देन माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी में आती है फेटल इन्फेंटाइल माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी एंड मिलायस मींस माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोपैथी लैक्टिक एसिड एंड स्ट्रोक लाइक सिंड्रोम। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल यदि डीएनए डिफेक्ट हो जाएगा उसके कारण ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का डिफेक्ट हो जाएगा। देन कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो, क्योंकि आपका माइटोकॉन्ड्रियल की जो इनर मेम्ब्रेन है वो इम्परमेबल होती है, सो मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि पायरुवेट ट्रांसपोर्टर, ट्राइकार्बोक्सिल ट्रांसपोर्टर एंड एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसपोर्टर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इम्परमेबल होती है टू सॉल्यूट, तो वेरियस ट्रांसपोर्टर्स यूज होते हैं ताकि वो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में मॉलिक्यूल ट्रांसफर कर सके। तो NADH जो होता है वो ट्रांसफर नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसके लिए दो शटल यूज होते हैं, एक तो मैलेट एस्पार्टेट शटल एंड एक ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। मैलेट एस्पार्टेट शटल आपका लिवर, किडनी एंड हार्ट में प्रेजेंट होता है, एंड ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल आपका ब्रेन, स्केलेटल मसल एंड फ्लाइट मसल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका NADH का ट्रांसफर कर रहा है। साइटोप्लाज्म में मैलेट फॉर्म होगा जो कि मैलेट ट्रांसपोर्टर से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। देन फिर मैलेट डिहाइड्रोजनेज से आपका ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा और NAD से NADH बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका NADH जो है वो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में आता है थ्रू मैलेट एस्पार्टेट शटल। एंड
फिर ऑक्सैलो एसीटेट से एस्पार्टेट बन जाएगा, ये पूरी ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन है। देन फिर एस्पार्टेट वापस साइटोसोल में आ जाएगा, उस एस्पार्टेट से ऑक्सैलो एसीटेट, देन फिर मैलेट। देन सेम आपका ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल होता है, ग्लूकोज से बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, देन 2,3-BPG एंड देन पायरुवेट। फिर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आपका विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज आपके डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा एंड फिर इस तरीके से आपका एफएडी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। देन सेम जो एटीपी होता है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो इसलिए क्रिएटिनिन फॉस्फेट, तो जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट होता है ये स्टोर्ड फॉर्म होता है आपका एनर्जी का, ठीक है। तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट जब एडीपी से बाइंड करता है तो वो क्या बनाएगा, क्रिएटिनिन। अब वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आएगा, देन उस क्रिएटिनिन से बनेगा क्रिएटिनिन फॉस्फेट एंड इस तरीके से आपका एटीपी जो है वो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है आपकी क्रिएटिनिन फॉस्फेट, इट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्योंकि वो एटीपी को कैरी कर रहा है साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में। देन माइटोकॉन्ड्रिया में एपोप्टोसिस का क्या रोल होती है, एपोप्टोसिस इज द प्रोग्राम सेल डेथ। जैसे ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है तो साइटोक्रोम C रिलीज होता है एंड ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर से ऑप्टोसोम रिलीज होते हैं जो कि एक कैस्प्रेसी कैस्केड एक्टिवेट करते हैं जिसके कारण डीएनए का डैमेज होता है एंड फाइनली सेल डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एपोप्टोसिस कराता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।